हे गाइस, मेरा नाम है फैज़ल खान और आप सबका स्वागत है जियो खान यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे टेलीग्राम क्विज के सॉल्यूशन। और वहाँ पे जो लास्ट 7 क्विज हुई हैं उसमें 35 क्वेश्चंस ऑलरेडी आपसे पूछे जा चुके हैं, उनके सॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप जियो खान यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। घर बैठे अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं, चाहे आप गेट नेट GSI या JEM BHU DU वगैरह किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो विद द जियोलॉजी सब्जेक्ट, आप घर बैठे प्रिपरेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेंबरशिप ऑफ जियो खान यूट्यूब चैनल। बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस टैग के साथ हमने इसको रखा है। आप में से कोई भी इसको अफोर्ड कर सकता है, आराम से घर बैठ के तैयारी कर सकता है। और अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो जियो खान जियोलॉजी नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द वेदर एंड क्लाइमेट पैटर्न। ये मैंने क्लाइमेटोलॉजी लेक्चर 1 में डील कर लिया था। मैंने बताया था कि अपने पास में कुछ वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम क्लाइमेट या वेदर कंडीशंस को एक्सप्लेन करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं या बताने की कोशिश करते हैं। तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपका है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड की स्पीड एंड डायरेक्शन और एयर का प्रेशर। ये सारे क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे इफेक्ट करते हैं, ये मैं डिटेल डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही होगा वो है ऑल ऑफ द अबाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज ए परमानेंट कंपोनेंट इन द एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन। अब जब मैंने क्लाइमेटोलॉजी लेक्चर 1 में ये डील किया था कि एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन की बात करते हैं तो उसमें अपन 2 फैक्टर देखते हैं, एक परमानेंट कंपोनेंट और एक आपका वेरिएबल कंपोनेंट। परमानेंट कंपोनेंट वो होते हैं जिनका होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूशन रहता है और उनका इनपुट और आउटपुट उसके अंदर एक इक्विलिब्रियम होता है। इसकी वजह से उनके कंसंट्रेशन में कोई कंसिडरेबल वेरिएशन नहीं आता है, जैसे नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, ये आपके परमानेंट कंपोनेंट हैं। वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, ये आपके कुछ कंपोनेंट्स है जो वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन 1 एंड 2। ठीक है, और इसको आप देखेंगे तो ओनली 356 स्टूडेंट्स ने इसको अटेम्प्ट किया और ओनली 37% लोगों का ये क्वेश्चन है वो सही है। तो जब भी फैक्ट बेस्ड पे अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं बहुत से स्टूडेंट उसको गलत करते हैं। ठीक है, तो आपके ये गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। इन द एकमान स्पायरल द डेप्थ एट विच वाटर बिकम स्टिल इज फाउंड एट अप्रोक्सीमेटली। तो ये मैं एकमान ट्रांसपोर्ट में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ और ये जो डेप्थ होती है वो अबाउट 100 मीटर होती है। ठीक है, तो इसको आप और डिटेल्स में देखने के लिए एकमान ट्रांसपोर्ट वाले लेक्चर को देख सकते हैं, ओशनोग्राफी लेक्चर 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज मोर कॉमन इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कॉमनली कौन सा मिलेगा इनमें से? तो सबसे ज़्यादा आपको पता है प्लेजियोक्लेस फेल्ड्स्पार है, फिर आपका एल्कली फेल्ड्स्पार है, फिर क्वार्ट्ज है, फिर पायरोक्सिन है, फिर एम्फीबॉल है, फिर माइका ग्रुप के मिनरल्स हैं, फिर क्ले है। तो यहाँ पे आपके पास में 3 ऑप्शन में कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मिलेगा वो है आपका पायरोक्सिन। ठीक है, अगर इसमें ऑप्शन आपका नन ऑफ द अबाव कैसे होगा? इसमें ऑप्शन आपको कंपैरिजन करने के लिए बोला ही नहीं है कि प्लेजियोक्लेस फेल्ड्स्पार होगा तो वह सही होगा ना। अब वो प्लेजियोक्लेस फेल्ड्स्पार आपको ऑप्शन में दिया ही नहीं है तो नन ऑफ द अबाव के साथ में कैसे जाओगे आप? आपको जो ऑप्शन दिया हुआ उसी में से क्लिक करना है ना आपको। तो यहाँ इन तीनों में कंपेयर कर लीजिए, इन तीनों में पायरोक्सिन सबसे ज़्यादा होगा तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंकिंग एयर पार्सल इज सब्जेक्ट टू। ये डाउट बहुत स्टूडेंट्स का है, बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। देखो सिंपल सी चीज़ है, ये हमारी अर्थ सरफेस है। ठीक है, अर्थ सरफेस से जब आप हाइट की तरफ जाओगे तो 2 चीज़ें होंगी, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो एयर पार्सल जो है वो राइज करेगा, जो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसका क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा और प्रेशर भी कम होगा। अब प्रेशर कम होने की वजह से उसमें एक्सपेंशन होगा और टेम्परेचर कम होने की वजह से उसकी कूलिंग होगी। तो इसलिए अपन बोलते हैं कि राइजिंग एयर पार्सल विल बी कूल्ड बाय एक्सपेंशन। ठीक है, अब इसका उल्टा करके देख लो आप कि कोई एयर पार्सल, ये हमारी अर्थ सरफेस है, कोई एयर पार्सल है वो सिंक कर रहा है, अर्थ सरफेस की तरफ आ रहा है एयर पार्सल। तो जब अर्थ सरफेस की तरफ आएगा तो 2 चीज़ें होंगी, एक टेम्परेचर इंक्रीज होगा और प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसकी वजह से क्या होगा, ये वार्म होगा
और प्रेशर इंक्रीज होगा, इसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन होगा। इन जनरल जो लॉजिक्स हैं फिजिक्स के वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कूलिंग होनी चाहिए, एक्सपेंशन होगा तो वार्मिंग होना चाहिए, वो लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करेगा। आपको यहाँ पे दो चीज़ें मिक्स करके चलना है, ठीक है। तो जब जो सिंकिंग एयर पार्सल होगा दैट विल बी वार्म अप बाय कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे आप देख ले सिंकिंग एयर पार्सल के बारे में पूछ रहा है तो उसकी वार्मिंग होगी और उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो क्या है, वार्मिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन। ओनली 24% पीपल हैज़ गिवन द राइट आंसर। और ये कूलिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन वाला जो फंडा है ये सिंपल आपने पता नहीं किस बेसिस पे इसको अटेम्प्ट किया है, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी कंसेप्ट के बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो अगर ये ऑप्शन आपने कलेक्ट किया है 1 वाला कूलिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन तो ये गलत है भाई साहब, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ देयर वर नो ग्रीन हाउस इफेक्ट व्हाट वुड बी द थ्योरेटिकल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। तो ये है नेगेटिव टेम्परेचर होगा, कितना नेगेटिव होगा, लेस देन यहाँ पे -10 डिग्री, ठीक है। या अपन बोलें कि जो लेस देन -10 डिग्री, ठीक है, मोर और लेस कितना होता है, -18.7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा अगर किसी भी तरीके की ग्रीन हाउस गैसेस या उनका इफेक्ट नहीं होगा तब। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, नेट के एग्जाम में 4 नंबर में ये पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना है इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन डिप्लेशन इज मोर प्रोमिनेंट इन। तो ये आपका पोलर रीजन में ज़्यादा प्रोमिनेंट है और पोलर रीजन में भी सबसे ज़्यादा अपने को अंटार्कटिक रीजन में देखने को मिलता है। और अंटार्कटिक रीजन में क्यों होता है इसको मैंने एक्सप्लेन किया था थ्रू NaT नाइट्रिक एसिड ट्राईहाइड्रेट की हेल्प से अपन ने इसको एक्सप्लेन किया था। तो आई होप कि आपको ये ध्यान में है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, विच वन इज़ द वेरिएबल कंपोनेंट व्हेन इट कम्स टू कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो जो पहला क्वेश्चन था उसमें पूछा था कि परमानेंट कंपोनेंट कौन सा है, इसमें वेरिएबल कंपोनेंट पूछा है। तो वेरिएबल कंपोनेंट में आपका ओजोन एक वेरिएबल कंपोनेंट है, इसकी कंसंट्रेशन वो घटती बढ़ती रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड विथ। तो ये ओजोन डिप्लेशन या ओजोन को डिप्लेट करने वाले जो सब्सटेंस है उसको लीगली बाइंड करता है उनके प्रोडक्शन को और उनके यूजेस को, ठीक है। सो इट इज़ ए बेसिकली लीगल डॉक्यूमेंट विच बाइंड्स द सब्सटेंसेज दैट पोटेंट टू हार्म द ओजोन लेयर, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये ओजोन डिप्लेशन से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ विद ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अबाउट। ये है आपका 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो कितना होगा आपको पता ही है, अभी अपन ने डिस्कस किया है, ठीक है। तो इसका आंसर है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल जियोडेटिक रेफरेंस सिस्टम द शेप ऑफ द अर्थ। ये मैंने जियो फिजिक्स के लेक्चर 1 में डिस्कस किया था और ये आंसर है वो आपका ऑब्लेट स्फेरॉइड है। ऑलमोस्ट 87% लोगों ने इसको करेक्ट किया है, ये बहुत अच्छी बात है। पोलर फ्लैटनिंग इज अबाउट। तो ये लेस देन 0.01 होती है। पोलर फ्लैटनिंग होती क्या है बेसिकली, जैसे अपना जो ऑब्लेट इलिप्सॉइड है या ऑब्लेट स्फेरॉइड है इसमें ये इक्वेटोरियल रेडियस जो है हमारी वो है 6376 किलोमीटर और ये जो पोलर रेडियस है ये हमारी 6356 किलोमीटर। और ये फ्लैटनिंग होती क्या है बेसिकली, इक्वेटोरियल रेडियस माइनस पोलर रेडियस अपॉन पोलर रेडियस या इक्वेटोरियल रेडियस। तो ये बेसिकली आता है अपना 133 इंटू 10⁻³ के आसपास लगभग, ठीक है। तो ये जो अपना आंसर आएगा वो क्या आएगा, लेस देन 0.01। तो इसको आप ध्यान में रखना। यहाँ पे केपलर सेकंड लॉ किससे रिलेटेड है, केपलर सेकंड लॉ है आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। केपलर फर्स्ट लॉ आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ में रिलेटेड है। मेराइन सेडिमेंट्स और फॉसिल कंटेंट की डेटिंग की हेल्प से ओशियन वुड हैव एग्जिस्टेड ऑन अर्थ एज लॉन्ग एज। तो ये आपका 3.4 बिलियन ईयर है, इससे पहले ओशियन है वो अर्थ सरफेस पे आ चुके थे, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है कि अगर एक वॉल्यूम ऑफ वाटर हैव एबिलिटी टू डिजोल्व 300 ml पर लीटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 48 पार्ट्स पर 1000 सैलिनिटी, व्हाट कुड बी डन टू इंक्रीज इट्स सोल्यूबिलिटी पावर प्रोवाइडेड द प्रेशर इज कांस्टेंट। ये मुझे लगता है कि बहुत से लोग इस पॉइंट को अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सोल्यूबिलिटी ऑफ वाटर का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर सैलिनिटी पे कितना अमाउंट ऑफ गैस वाटर है वो डिजोल्व कर सकता है, ठीक है। और ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड सैलिनिटी। टेम्परेचर
इंक्रीज होगा या टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, प्रेशर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और सैलिनिटी डिक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अब यहाँ पे ये देख लो कि सॉल्युबिलिटी घटेगी कब, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा और सैलिनिटी है वो बढ़ेगी। अब यहाँ आपसे ये बोला गया है कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो आपको सॉल्युबिलिटी पावर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा और सैलिनिटी को कम करना पड़ेगा। यहाँ पे देख लीजिए, सैलिनिटी एंड टेम्परेचर बोथ डिक्रीज, ओनली 29% लोगों ने इसको करेक्ट किया है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रीम लाइक मूवमेंट ऑफ वाटर दैट हैव ए पोटेंशियल टू इफेक्ट ऑन क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। यह मैं सरफेस करंट्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखते होंगे, जैसे ये हमारे पास में अमेरिका है, ठीक है, जैसे ये हमारे पास में अफ्रीका है, यहाँ पे अपने पास में अमेरिका है, ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये सरफेस करंट्स हैं, वेस्टर्न बाउंड्री करंट्स है, ईस्टर्न बाउंड्री करंट्स हैं, तो ये कोल्ड करंट है तो यहाँ का जो आसपास का एरिया वो कोल्ड रीजन होगा। ये वार्म करंट है तो यहाँ पे आसपास का जो रीजन होगा वो वार्म रीजन होगा। तो क्लाइमेट के ऊपर एक बहुत बड़ा रोल है किसका, सरफेस करंट्स का, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। क्लाइमेट इज कंट्रोल्ड बाय मैनी फैक्टर्स, विच वन इज मोस्ट सिग्निफिकेंट टू क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ट्रिकी भी है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाले फैक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन कंट्रोल करता है, तो इसका आंसर है सिंपल सा लेटीट्यूड। क्यों, क्योंकि लेटीट्यूड के हिसाब से आप अलग अलग क्लाइमेट डिफाइन करते हैं, याद आ रहा है। और अलग अलग लेटीट्यूड्स पे आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे, हाई लेटीट्यूड की तरफ, टेम्परेचर घटता चला जाएगा, और टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे आप क्या करते हैं, क्लाइमेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं मेनली, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट जो रोल होगा वो किसका होगा, लेटीट्यूड्स का होगा। और डिफरेंट लेटीट्यूड्स पे डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशन की वजह से हाई प्रेशर और लो प्रेशर बनेगा, उसकी वजह से विंड्स हैं वो आपकी ब्लॉक रहेंगी, और उसके बाद में अलग खेल बनेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल किसका है, लेटीट्यूड का। अगर यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ होता तो टेम्परेचर यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केपलर फर्स्ट लॉ सजेस्ट दैट प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ। द पॉइंट वेयर प्लैनेट्स आर क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट टू द सन इज नोन एज। तो इसको अपन बोलते हैं पेरीहेलियन एंड एपीहेलियन। बेसिकली पहला जो केपलर्स का लॉ है वो क्या बोलता है कि ये एलिप्टिकल पाथ में जाते हैं। इस एलिप्टिकल पाथ के पास में दो फोकस होते हैं। एक फोकस पे होता है आपका सन, ठीक है, यहाँ पे सन है, तो प्लैनेट जो है वो इस एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन। तो यहाँ पे ये जो सेमी मेजर एक्सिस है, ये पॉइंट जब प्लैनेट यहाँ पे आएगा तो ये सन के सबसे नज़दीक होगा, और इस पॉइंट पे होगा तो सन से सबसे दूर होगा। तो ये सबसे नज़दीक वाला पॉइंट क्या होता है, पेरीहेलियन, और सबसे दूर वाला पॉइंट जो होता है ये क्या होता है, एपीहेलियन। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखना। और लगभग काफ़ी लोगों ने इसको सही कर दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज। इसको अपन बोलते हैं जियोइड, ठीक है। क्या बोलते हैं, जियोइड। एक ऐसी सरफेस जहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू हर जगह इक्वल हो, इसको आप क्या बोलते हैं, जियोइड। और ये जो जियोइड है ये आपका क्या होता है, एक सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर है जिसके अंदर चाल्सिडेनी का कवर होता है, और अंदर जो क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स होते हैं वो सेंटर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। इसको आप क्या बोलते हैं, जियोइड। ये सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, द हाईएस्ट ग्रेडियंट ऑन द कॉन्टिनेंटल मार्जिन इज एट। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी था, कुछ भी नहीं करना। आपको पता है कि अपन जब कॉन्टिनेंट से ओशन की तरफ जाते हैं तो इस तरह का आता है कुछ। तो ये पहला अपना कॉन्टिनेंटल शेल्फ आ जाता है, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप आ जाता है, फिर कॉन्टिनेंटल राइज आता है, फिर आपका अबाइसल प्लेन आता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो स्लोप होता है, ग्रेडियंट होता है, वो किसका होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप का, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। चलिए, एकमान ट्रांसपोर्ट इन नदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, 90 डिग्री पे काम करता है। जैसे एकमान ट्रांसपोर्ट बेसिकली है क्या कि ये विंड डायरेक्शन है, और ये विंड डायरेक्शन जब ओशंस के ऊपर ब्लॉक रहेगी तो ओशंस में जो सरफेस वाटर है वो क्या होगा, मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको अपन सरफेस करंट्स बोलते हैं। तो ये सरफेस करंट्स का जो नेट ट्रांसपोर्ट होगा वो विंड डायरेक्शन के 90 डिग्री होगा, इन द राइट डायरेक्शन इन नदर्न हेमिस्फीयर एंड टू द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये नेट का क्वेश्चन है, 4 नंबर का पूछा जा चुका है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखना जी इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमान ट्रांसपोर्ट इन नदर्न हेमिस्फीयर इज। तो ये वापस रिपीट हो गया, इसको अवॉइड कर देना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट्स के स्पीड के साथ में कोई छेड़खानी नहीं करता है, तो जहाँ कहीं भी स्पीड आ जाएगी वहाँ पे कोरियोलिस फोर्स का स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लो कि कौन सा है इसमें
ये है वो गलत है, ठीक है, ध्यान में रखना है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं कि सरफेस करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू विंड्स अक्रॉस द ओशन सरफेस इन एकमान स्पाइरल मॉडल एज्यूम वाटर इज यूनिफॉर्म द फर्स्ट सरफेस करंट विल मेक एन एंगल ऑफ। तो ये आपका सिंपल सा फैक्ट क्वेश्चन है, 45 डिग्री एंगल बनाएगी, ठीक है, यूनिफॉर्म कंडीशंस की बात हो रही है। यहाँ पे नेम द सिलिकेट स्ट्रक्चर इन विच द नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन इज अल्टरनेटिव टू 2 और 3। तो ये अपन डबल चैन सिलिकेट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जिसके अंदर 2 और 3 ऑक्सीजन वो अल्टरनेटिवली शेयर किए जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखना थोड़ा सा। नेम द सिलिकेट स्ट्रक्चर इन विच द रेशियो ऑफ नॉन ब्रीजिंग ऑक्सीजन एंड ब्रीजिंग ऑक्सीजन इज 0। नॉन ब्रीजिंग और ब्रीजिंग का कर रहा है, तो नॉन ब्रीजिंग ऑक्सीजन किस में 0 होता है? टेक्टोसिलिकेट्स के अंदर, उसमें सारे के सारे ऑक्सीजन वो शेयर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर है वो सिंपली टेक्टोसिलिकेट हो जाएगा। यहाँ पे नेम द सिलिकेट स्ट्रक्चर इन विच द रेस सिलिकॉन ऑक्सीजन रेशियो इज 4:10, 4:11, 2:7। तो 4:10 आपका फाइलोसिलिकेट में होता है, 4:11 आपका डबल चैन सिलिकेट में होता है, 2:7 आपका सोरोसिलिकेट में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लो और वही आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेम द सिलिकेट स्ट्रक्चर इन विच द रेशियो ऑफ ब्रीजिंग एंड नॉन ब्रीजिंग ऑक्सीजन इज 0। ब्रीजिंग एंड नॉन ब्रीजिंग ऑक्सीजन 0 पूछ रहा है, तो ब्रीजिंग ऑक्सीजन आपका निजो सिलिकेट होता है, उसके अंदर 0 होते हैं, नॉन ब्रीजिंग आपके 4 होते हैं, तो 0/4 आपके 0 होगा। तो आंसर इसका होगा ऑर्थो सिलिकेट का ही दूसरा नाम निजो सिलिकेट है, ठीक है लाडले। और फिर आपका है ड्यू टू इंक्रीज इन सैलिनिटी सोल्युबिलिटी ऑफ सरफेस वाटर विल। तो आपका इंक्रीज इन सैलिनिटी होगा तो सोल्युबिलिटी आपका डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा फंडा है। फिर आपका इफ़ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ गोट रिवर्स्ड, तो उसकी वजह से सब ट्रॉपिकल गाइड्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सदर्न हेमिस्फीयर में सब ट्रॉपिकल गाइड्स है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं प्रेजेंट सिनेरियो में, लेकिन जैसे ये कंडीशन रिवर्स होगी, वेस्ट टू ईस्ट जो रोटेशन हो रहा है इसमें आप एंटी क्लॉकवाइज है सब ट्रॉपिकल गाइड्स का रोटेशन, लेकिन अगर ईस्ट टू वेस्ट हो जाता है रोटेशन आपका अर्थ का, तो सब ट्रॉपिकल गाइड्स जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था वो अब क्लॉकवाइज रोटेट करना चालू कर देगा। इसको आप डिटेल में देखने के लिए ओशनोग्राफी लेक्चर 16 रेफ़र करें, उसमें आपको ये मिल जाएगा, 16 या 15 उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम दी येलो कलर्ड वेराइटी ऑफ क्वार्ट्ज। तो ये सिट्रीन है, सिंपल आंसर है, इसका कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एजोराइट एंड मेलेकाइट आर दी और मिनरल ऑफ कॉपर विद डिस्टिंक्टिव कलर्स। तो एजोराइट आपका ब्लू कलर का होता है, मेलेकाइट आपका ग्रीन कलर का होता है, तो आप आंसर देख लीजिए। एमेराल्ड इज ए जेम वेराइटी ऑफ, ये आपका बेरिल की एक जेम वेराइटी है जिसके अंदर ग्रीन कलर होता है, ठीक है। और फ्लोराइट इज ए मिनरल विद डिस्टिंक्टिव पर्पल कलर ड्यू टू, इसके अंदर फ्रैंकेल डिफेक्ट की वजह से पर्पल कलर आता है, तो ये आपका क्रिस्टल डिफेक्ट है वो सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपका टेलीग्राम क्विज के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस हैं। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, जिन भी क्वेश्चंस में डाउट रहा होगा वो आपको एक्सप्लेन हो गया होगा अच्छे से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।